हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो एक बार सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर द डिले, ये वीडियो अब से 2 दिन पहले आने वाला था बट किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि 10 सितंबर की शिफ्ट 2 रहने वाली है। जिसने प्रीवियस 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। दे रखा है, यदि पी कॉस ए बराबर 2 क्यू साइन ए और 2 पी कॉसेक ए माइनस क्यू सेक ए बराबर 3 है तो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम थीटा या ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पर हम ए इजकल टू 45 पुट कर लेंगे। हमने पहले भी इससे पहले वाली सीरीज में भी देखा था, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा था तो हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहे थे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी अपॉन √2 बराबर 2 क्यू अपॉन √2। तो इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो पी इजिकल टू कितना आएगा, 2 क्यू। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम थीटा बराबर ए बराबर 45 पुट करें तो कितना हो जाएगा, ये 2p कॉसिक 45 होता है √2 माइनस क्यू सेक 45 भी होता है √2 बराबर 3। तो कितना हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा और √2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो 2p माइनस क्यू बराबर 3/√2। ठीक है। तो यहाँ p बराबर कितना आ जाएगा, 2q, यानी 2p बराबर कितना आ जाएगा, 4q। 4q माइनस क्यू इज इक्वल टू 3/√2। तो यहाँ से q इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3q। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो q इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर हो गया यहाँ से 2/√2। ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू कितनी है, 2/√2, यानी 4/2। ठीक है। और q कितना है, 1/√2, यानी 4/2। तो कितना हो जाएगा, ये 4/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 12 है और एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 6 है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले x बराबर 5 रखते हैं। अगर यहाँ पर 5 रखेंगे, y बराबर 4 रखा और z बराबर -3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 बराबर 6। ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 5 -4 प्लस 1, और ये कितनी आ रही है, ये 4 आ रही है। ठीक है, ये नहीं होगी। अगर यहाँ पे देखते हैं, 5 4 9 और 3 12, ये 12 आ रही है। ठीक है। नीचे देख लेते हैं, अगर कोई और 12 बनेगी तो दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। 5 -4 1 और -3, ये -2 आ रही है, -2। यानी यही इक्वेशन है जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दे रही है। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। अगर आप चेक करना चाहें यहाँ भी चेक कर लीजिए। x बराबर 5 और y बराबर 4 रखेंगे, 5 4 9 माइनस जेड बराबर 3 रखेंगे, -3, ये 6 आ गई। सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी आपकी x बराबर 5 और y बराबर 4 और z बराबर 3 रखने से। इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं किया जाता है। आप वैल्यू पुट करिए सीधे सीधे और सीधे आंसर निकल आएगा आपका 30 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, समझ में आया ना। अगला सवाल देखते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजाओं के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बनने वाले शंकु का आयतन कितना है। दे रखा है यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सॉरी ये 4 है। अब इसके परितः घुमाया जाता है, यानी इसको यहाँ पकड़ के और ऐसे घुमा दिया। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बन रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब ये एक शंकु बन गया ये वाला। तो पूछा है इस शंकु का आयतन कितना है। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना हो जाएगा, आर तो ये 4 हो जाएगा ना,
आर का स्क्वायर यानी 16 इंटू एच कितना हो जाएगा, एच कितना है, ये 3 है, इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 16 पाई, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तीन एसिड ए बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 30%, 40% के रूप में निर्दिष्टित की जाती है। उन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता के साथ एक घोल प्राप्त होता है। एक की वैल्यू क्या है, यानी ए का मान बताना है। तो दे रखा है 3:5 ए के अनुपात में मिलाते हैं, कितना कितना परसेंट है, एक का 3 का कितना दे रखा है A%, और इस बी का कितना दे रखा है 30%, और इस सी का कितना दे रखा है यहाँ पे 40%। ठीक है ना, और टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 30%। 30%, तो हम इसमें डेविएशन लगा देंगे, टोटल 30% हो जाता है, डेविएशन लगा देंगे। तो ये 30 से कितना कम है, 10 कम है, तो माइनस का 30%। ठीक है, ये 30 से कुछ कम और ज्यादा नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। और ये 30 से कितना ज्यादा है, 10%, यानी A इंटू 10%। डेविएशन क्या कहता है, डेविएशन ये कहता है कि इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर हो जाना चाहिए, सॉरी, इन दोनों का योग जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। जो नेट डेविएशन है वो जीरो होता है। नेट डेविएशन जीरो कैसे होगा, -30% प्लस A इंटू 10% बराबर जीरो रख लीजिए, नेट डेविएशन जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 30 यहाँ पे जाएगा, यानी A इंटू 10% इजकल टू 30। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A इंटू 10% बराबर 30%। ठीक है, तो ये परसेंटेज और ये जीरो से ये कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आप जोड़ भी सकते हैं यहाँ पे, 30 × 90 कर लें, और ये इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 + 5 8 प्लस ए से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो सब मेथड से बेस्ड है। आप यहाँ पे डेविएशन लगाइए और नेट डेविएशन को जीरो रख लीजिए, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड में आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 4 वर्षों में 6% साधारण ब्याज की ब्याज प्रति वर्ष की दर से 26,160 रुपए के ऋण का भुगतान कितनी वार्षिक किस्त करेगा, यानी वार्षिक किस्त बताना है। सिंपल इंटरेस्ट पर वार्षिक किस्त कितनी होगी ये बताना है। सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है, इतने रुपए का भुगतान करना है। तो मान लेते हैं कि वार्षिक किस्त होगी वो 100 रुपीज होगी। पहले साल भी 100 रुपीज, दूसरे साल भी 100 रुपीज, और तीसरे साल भी 100 रुपीज, और चौथे साल भी 100 रुपीज। ठीक है, तो इस 100 रुपए पे कितने साल ब्याज मिलेगा, 3 साल, 1 2 और 3 साल। तो कितना हो जाएगा, एक साल का 6% है 100 रुपए पे, तो 3 साल का 18% हो जाएगा, यानी 18 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक, और इस 100 रुपए पे, इस वाले 100 रुपए पे 2 साल ब्याज मिलेगा, यानी कितना 12, 6 का 2 साल में 12% हो जाएगा 100 पे, यानी 12 रुपए ब्याज। और इस वाले 100 रुपए पे 1 साल ब्याज मिलेगा सिर्फ, कितना 6 रुपए, और इस पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आके तो किस्त दे दी उसने, फाइनल हो गया, तो यहाँ पे ब्याज तो कुछ जुड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस ये कितना हो गया 18 12 30, और ये 36, तो कितना हो गया ये 436। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है, 436 की वैल्यू दे रखी है 26,160 रुपए। ठीक है, कितने गुना है ये सीधे सीधे 60 टाइम जा रहा है, यानी 436 का 6 गुना कितना होता है 2400, और 36 छक्का 116, 2400 और 36 छक्का होता है 216। तो 2400 और 216 कितना हो गया 2616, तो कितने बार गया ये 60 बार। तो एक की वैल्यू 60 हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 60, 6000। ठीक है, किस कितनी हो जाएगी 6000। अगला सवाल देखते हैं। दिया है यदि कॉट ए बराबर 5/3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। दे रखा है सेक थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में ही बताई थी। और सिंपल आइडेंटिटी है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा ये सेक थीटा इंटू
कॉसिक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन नीचे दे रखा है कॉसिक क्यूब थीटा, कॉसिक क्यूब थीटा। तो इस क्यूब से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, सेक थीटा अपॉन कॉसिक थीटा, सेक थीटा अपॉन कॉसिक थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो कॉट थीटा दे रखा है 5/3, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 3/5। ये कैसे होता है, 1/cos अपॉन 1/sin, तो ऊपर वाला तो सेम रहता है 1/cos, नीचे वाला पलट जाता है sin/1, तो कितना हो गया sin/cos बराबर 10। ठीक है, तो sec थीटा अपॉन cosec थीटा बराबर 10 थीटा होता है। तो cot थीटा 5/3 है, तो tan थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 3/5। अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया ना। यदि 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो अगर 77 को 78 से विभाजित किया जाए तो कितना आ जाएगा शेषफल, ये आ जाएगा माइनस का 1, और -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77, प्लस 77 को जब डिवाइड करेंगे 78 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, क्योंकि जब एक छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया -1 की वैल्यू, अगर यहाँ पे कितना है ऑड है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 प्लस 77 इज इक्वल टू 76, यही क्या होगा रिमाइंडर होगा। ठीक, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताना है, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे, ये कोई जीवा है। ठीक, और ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये इसकी त्रिज्या दे रखी है, ये रेडियस है, कितनी रेडियस है 5√13। ठीक, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 10, तो इसकी वैल्यू बताना है, और फिर इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो इसका डबल कर देंगे तो वो जीवा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 5 है, यहाँ भी 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा। ठीक, और अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, यहाँ कितना हुआ 2, और √13, तो √13 का स्क्वायर -2, √13 का स्क्वायर 13, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो कितना बचा 9, यानी 5 × 3 15 आ गया। तो 15, और ये भी 15 होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 होता है, ये आधा आधा डिवाइड कर देता है, ये 15 ये 15, तो 15 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व किया था मैंने, ये ऐसे सॉल्व किया था जब भी आपको कुछ राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो, जैसे ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 5√13 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। ठीक है, तो ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 5 तो आएगा ही आएगा। अंडर रूट के अंदर √13 का स्क्वायर कितना हो गया 13, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 5, और अंडर रूट के अंदर 9, तो 5 × 3। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आपका टाइम बच जाता है। अगर यहाँ पे आप 100 लिखेंगे, फिर 5√13 का स्क्वायर लिखेंगे 25, और 13 का 169, सब कट पिट के आना 15, ये तो जब 15 ही आना है तो ये वाला जो कॉमन होता है ना उसको पहले कॉमन में लिख लेते हैं, इससे आपका टाइम भी बचता है, कैलकुलेशन भी शॉर्ट हो जाती है। यही कैलकुलेशन की ट्रिक होती है, और कुछ ट्रिक नहीं होती है। आपको कैलकुलेशन को ब्रेक करना है, हर जगह आपको सिर्फ ब्रेक करने पे ध्यान देना है कि हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम ब्रेक कर पा रहे हैं ना तो हम अपना जो आप जो देख रहे हैं ना 20 20 30 30 सेकंड बचा रहे हैं, आप इस तरीके से एग्जाम में 3 से 4 मिनट भी बचा लेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, पुलिस वाला भागने लगा और चोर भी उसी समय भागने लगा। चोर 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए, तो पुलिसकर्मी की गति कितनी है। ठीक है, कितने मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए। ऑब्वियस सी बात है कि जो पुलिसकर्मी की जो गति होगी वो चोर से ज्यादा होगी, तभी तो पकड़ पाएगा, अगर कम होगी तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। कितना, 500 मीटर की उसने डिस्टेंस चली, कितनी स्पीड से, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, चोर की 15 है, अगर हम मान लेते हैं पुलिस की जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो हम इस एक्स को भी किलोमीटर पर आवर में मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर है, -15, माइनस कितनी हो गई 15, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, ये किलोमीटर पर आवर में है पूरी वैल्यू। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर कितनी देर में पकड़ लिया 15 मिनट में। लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड है तो 15 मिनट नहीं होगा, इंटू 60, यानी इतने सेकंड में पकड़ लिया। ठीक है ना, तो एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 5 से काट लेते हैं ये 3 बार, और ये 5 से काट लेते हैं 10 बार। ठीक है ना, और ये 3 बार, और ये काट लेते हैं कितने बार, 2 बार, 5 बार, सॉरी 2 से काट लेते हैं 5 बार। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ये 18 ऊपर चला जाएगा, और जब ये 18 ऊपर जाएगा तो ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 18/x - 15 इज इक्वल टू 9। तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी 2 बराबर x - 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17, कितना आ गया 17।
ये 17 किलोमीटर पर आवर में ही आया क्योंकि हमने इस एक्स को किलोमीटर पर आवर में माना था, इन दोनों वैल्यू को हमने चेंज किया था, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो हमें अब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे किलोमीटर पर आवर में आया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 6:8 है और बी अनुपात सी बराबर 5:12 है तो ए बी और सी का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ से अगर ए अनुपात बी देखें तो कितना हो रहा है? 3:4। 3:4 का रेशो किस में है? 11:32 है, ये नहीं होगा। ए बी का अगर रेशो देखा जाए तो 3:4 होना चाहिए सवाल में। ये 10:23 है, 23 होना ही नहीं चाहिए, 23 तो बनेगा नहीं। ये 14:31 है, यानी 7 और 31 है, ये भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी कट गया। ये कितना हो रहा है? अगर हम 5 से काट दें इसको तो 3 बार जा रहा है, 5 से काट दें इसको 4 बार जा रहा है, यही आंसर होगा। तो जब भी आपको रेशो के सवाल दिए होते हैं ना, वो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं ज्यादातर, आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ 11 है, 11 और 32 नहीं होगा, अनुपात 3:4, ए बी का अनुपात 3:4 आना चाहिए, बस सिंपल। तो यहाँ भी नहीं आया। अगर ये 3:4 आ जाता तो हम बी सी का देख लेते, 5 बार आना चाहिए। अगर यहाँ आप देखें तो अगर यहाँ आप 4 से काट दें तो ये 5 बार जाएगा और ये 12 बार जाएगा, यानी बी और सी का भी 5 12 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 6 8 और ये 5 12 सॉल्व कर लीजिए। ये कितने बार जाएगा? ये 30 हो जाएगा, यहाँ 5 लिख लीजिए, यहाँ 8 लिख लीजिए, यही तो होता है रेशो सॉल्व करने का तरीका। ये 40 हो गया और ये 96 हो गया। इसको 2 से एक बार काट लीजिए, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 48 हो गया। लेकिन आपको ये अप्रोच नहीं सीखना है, ये तो सब स्टूडेंट कर रहे हैं ना, एग्जाम में सब कर रहे हैं, सब देखेंगे सीधे और ये सॉल्व करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट चलेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा समय बचा सकते हैं इस तरीके से करके। 3:4 एक ही मारा था तो यही आंसर होगा बस। अगले देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि 2 tan थीटा बराबर 3 है तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ tan थीटा बराबर दे रखा है 3/2, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर दे रखा है 3/2। तो ये जो हाइपोटेनियस होगा ना वो दोनों का सेम होगा। जब हाइपोटेनियस सेम होगा ना तो सेम नीचे से नीचे कट जाता है, और जब कट जाता है तो हम सीधे साइन की वैल्यू 3 रख लेते हैं और कॉस की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 5/13। ये आंसर होगा। अगर आप हाइपोटेनियस लेते भी ना तो वो कॉमन आके कट जाता दोनों तरफ से, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे लिखने की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ट्रायंगल ई एफ जी और ट्रायंगल एच आई जे समान है, यानी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हैं। ठीक है, साथ ही जो एंगल ई है वो एंगल एच के बराबर है और एंगल एफ जो है वो एंगल आई के बराबर है, यानी 3 EF बराबर HI है और FG बराबर 9 है, तो IJ बताना है, IJ की वैल्यू बताना है। तो EF और HI ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, इन दोनों का रेशो दे रखा है EF से, बनेगा क्या? ये EF HI इन दोनों का रेशो बराबर बटे, ये दोनों बराबर है ना, और पूछा क्या है? IJ, तो यहाँ पे FG बटे में कितना आ जाएगा? IJ। तो इसका रेशियो तो दे रखा है ना हमें, यहाँ पे कितना हो जाएगा? EF और ये HI कितना दे रखा है? 1/3। ठीक है, 1/3 दे रखा है हमें सीधे सीधे ये, तो ये 1/3 हो गया इज इक्वल टू FG। FG दे रखा है हमें 9, और पूछा क्या गया है? IJ पूछा गया है। ये IJ हो गया, तो 9 × 3 = 27, कितनी? 27 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसमें ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से देखो, जो EF होगा वो HI के बराबर होगा और जो FG होगा वो IJ के बराबर होगा। और ये ट्रायंगल वायंगल जो दे रखे हैं ना उसको भी कोई ऐसी नीड है नहीं, आप यहाँ बना के देखें। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। स्थान ए और बी राजमार्ग पर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि कारें समान दिशा में अलग अलग गति से यात्रा करती हैं तो वे एक घंटे में मिलती हैं। समान दिशा से समान दिशा में अलग अलग गति से यात्रा करती हैं। यदि भी एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं तो वे 12 मिनट में मिल जाती हैं, क्योंकि जब वो एक ही दिशा में करेंगी तो उनके रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? A - B। और जब वो एक ही दिशा में, सॉरी, जब वो विपरीत दिशाओं में करेंगी तो उनकी कितनी हो जाती है? A + B, यानी एक कार अगर यहाँ से आए, एक कार यहाँ से आए, इसकी स्पीड ए है, इसकी स्पीड बी है, तो ये कितना हो जाता है रिलेटिव स्पीड? ये दोनों जुड़ जाता है A + B। और एक कार यहाँ जा रही है, दूसरी भी इसके पीछे यहाँ जा रही है, ये ए है और ये बी है। अगर ए की स्पीड ज्यादा है बी से तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, यानी A - B रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो दे रखा है अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं तो एक घंटे में मिलती हैं, और एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं, विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 12 मिनट में मिलती हैं। तो सबसे पहले ये देख लो ना कि ऑप्शन रख के देख लो ना कि एक घंटे में कौन सी कारें चलेंगी। अगर ये समान दिशा में चलेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड 20 आ जाएगी, और दे रखा है 20 किलोमीटर।
20 किलोमीटर दे रखा है, 20 किलोमीटर को 20 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, एक आवर। ठीक है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन और भी चेक करना होंगे, क्योंकि अगर कुछ और बनता होगा तो दूसरी कंडीशन भी देखेंगे हम। ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अगर 4 को 20 से काटेंगे तो 5 घंटे में मिलेंगी, यानी ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 51, ये 2 हो जाएगा, तो ये 10 घंटे में मिलेंगी, ये भी कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 2 घंटे में मिलेंगी, ये भी कट गया, बस एक ही बचा, यही आंसर हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 20 किलोमीटर A-B, इस तरीके से 20 किलोमीटर में A-B बराबर 1 घंटा। ठीक है, और ऐसे 20/A+B बराबर 12 मिनट/60, ये आप इन दोनों को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि 45 डिग्री और 65 डिग्री एक त्रिभुज के कोण है, तो तीसरे कोण का बाह्य कोण बताना है। जैसे ये दो एंगल दे रखे हैं, ये वाले, अगर ये 45 है, ये 65 है, तो ये जो एंगल बचा ना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बताना है, और एक्सटीरियर एंगल होता कितना है, इन दोनों का सम, यानी 45 और 65 कितना हुआ, 110, 110 हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में, और को पाइप एम पूल को 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक खाली पूल में खोला जाता है तो इसे भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, एक 30 घंटे में, एक 45 घंटे में, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एल एम, ये 30 में भर रहा है, ये 45 में भर रहा है, एफिशिएंसी 90 हो जाएगी। टोटल जो उसकी कैपेसिटी होगी 90 हो जाएगी, इसका एफिशिएंसी 3, इसकी 2 हो जाएगी, तो कितनी हो गई, 2 और 3 5, 5 एफिशिएंसी से भरेंगे कितने में, 18 आवर्स में। ठीक है, अगला सवाल। यदि अंडर रूट एक्स बराबर 7 दे रखा है, तो x+1/x का मान बताना है। तो हम यहाँ पे सीधे x+1/x का मान नहीं निकालेंगे, बल्कि हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, x+√x+1/√x का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। जब भी आपको ये क्वेश्चन निकालने के लिए आए ना, x+1/x का मान कितना होगा, और अंडर रूट x+1/√x दे रखा हो, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x+1/x, क्योंकि अंडर रूट का होल स्क्वायर करके अंडर रूट हट जाता है, प्लस अंडर रूट x+1/√x इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से x इंटू 1/√x है, ये इससे कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचता है 2। हमें इसकी वैल्यू बताना है, और अंडर रूट x+1/√x बराबर 7 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 49, ये 49 हो गया। इसकी वैल्यू बताना है, इसको t मान लो, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, ये कट जाएगा यहाँ से आके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% के लाभ पर और बेचता है, और शेष भाग को 40% के लाभ पर बेचता है। उसे पूरे पर 20% का लाभ होता है, तो 40% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है। इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। एक को 10% पर बेचा, दूसरे को 40% पर बेचा, ओवरऑल कितना हुआ उसको, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ये एलिगेशन होता है। ठीक है, 20 में से 10 घटा लेंगे 10%, ठीक है, 40 में से 20 घटा लिया 20%, इन दोनों का रेशो कितना आ जाएगा, 2:1, 2:1 आ गया। टोटल कितना हो गया 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है 1000, टोटल हो गया ये 3। ठीक है, 3 की वैल्यू दे रखी है 1000, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, और पूछा है 40% पर बेची गई संख्या की मात्रा कितनी होगी, 40% पर कितनी होगी, ये 1 होगी, इंटू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 3 और 3/1/3 kg। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया ना ये आपको। सिंप्लीफाई दैट 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.58 माइनस 0.001 अपॉन 0.58 इंटू 0.58 प्लस 0.058 प्लस 0.01 है। तो ये आपको दिख रहा है, अगर इसको a मान लें तो ये a क्यूब हो जाएगा, अगर 0.1 को b मान ले, 0.1 को b मान ले, तो ये 0.001 कितना हो जाएगा, माइनस का b क्यूब हो जाएगा। अपॉन में दे रखा है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाता है, यानी 0.1 हो जाएगा। अगर इसका हम क्यूब करते हैं ना 0.1 का, तो 3 के बाद पॉइंट लगता है, 0 0 और 1। जैसे ये दे रखा है, ये 0.1 का क्यूब दे रखा है, तो ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस, देखो एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, और एक ब्रेकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आई थिंक लिखवा रखे हैं। और ऐसे ही एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस बी, और एक ब्रेकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो इससे क्या होगा, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये ए क्यू माइनस बी क्यू को जब ये लिखेंगे ना खोल के, तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 0.58 इंटू 0.1, तो 0.48। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये आपको याद होना चाहिए। और सीधे सीधे दिखता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को जब इससे काटते हैं तो सीधे ए माइनस बी बचता है। और यहाँ अगर ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा होता तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रखा होता, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता, यहाँ पे फिर माइनस होता तो कितना बचता, ए प्लस बी बचता। ठीक है, तो आंसर हो गया 0.48। अगला सवाल देखते हैं। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि हुई थी, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि हो गई, तो वेतन पर उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ हो जाएगा 125%। कितना होता है, एक्स सक्सेसिव लगा देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई वाई 100%। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 25 25 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 2500, 2500 और ये दो जीरो से कैंसिल, तो कितना हो जाता है 25। तो कितना हो जाता है ये टोटल 125%। ठीक है, 40% और 30% की दो किरमागत छूट किसके किसकी एकल छूट के बराबर है, इसमें भी आप सक्सेसिव लगा दीजिए, -40%, -30%, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12, 1200/100, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70% और प्लस का 12% यानी 58%। कितना हो गया 58। छूट है इसलिए माइनस में लिख रखा है, प्रॉफिट होता है तो प्लस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं लिखते हैं, छूट है तो दे रखा है तो 58%। ठीक है, अगला सवाल, सिंप्लीफाई दैट, ये दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 0.2, तो 11 दूनी 22 हो गया, 22। और पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, एक और एक दो के बाद, यानी 3.22, 3.22 माइनस 0.22, तो कितना 0.22 से 0.22 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3, ये बचा माइनस का 3 और ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 6 है, तो कितना हो जाएगा, ये बचा 4 और 6 4 10 हो गया, 21 माइनस 10 11। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दी गई तालिका विभिन्न विषयों पर पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है, विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात क्या है। B1 में कितनी दे रखी है, 120। ठीक है, और टोटल कितनी दे रखी है, 0। और ये कितना हो जाएगा, अगर ऐसे देखा जाए तो 15 और 15 30, 30 और 12 42, और ये 54, और ये कितना हो जाएगा 64, 64 बटे कितनी 5। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए इसका अनुपात पूछा है तो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 64 नहीं होगा, आई थिंक गलत जोड़ दिया, सॉरी। 12 और ये 15 और 15 30 और 12 42 और ये 54 और 12 66 होगा, सॉरी 54 और 12 66 होगा, ये 64 नहीं होगा 66 होगा, यहाँ पे 66, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, 60:66 यानी 10:11, 10:11। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये इंग्लिश में है। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ दो क्रमागत वर्षों 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1 B2 B4 और B5 B6 से पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है, जो कि हजारों में है। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, 150। हजारों में है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो कटी जाएंगे। दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है, दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। B3 क्या है, ये रहा, कितना हुआ ये 200, 110 और 95, 205 बटे 205 का कितना परसेंट है, तो इंटू 100 होगा। ठीक है, इसको काट दो 5 से, कितना 30 बार, इसको काट दो 5 से, कितना बार आ जाएगा, 4 इंटू 1 41। तो दे रखा है कि जो 30 है वो 41 का कितना परसेंट। अब ये नहीं है कि यहाँ पे आप जीरो बढ़ाओ और यहाँ सॉल्व करने लगे, आप सीधे देखिए 70 के आसपास आंसर दे रखे हैं, तो 41 का आप 70% निकालो, 41 का 70% कैसे निकालते हैं, 60/10, तो 7 7 चौक 28 और ये पॉइंट यानी 28.7 आ गया। तो जब 70% 28.7 है तो ये वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होगी, ये 70 से कम है, और ये नहीं होगी क्योंकि ये 10% ज्यादा जा रहा है, 10% तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो 70 पॉइंट और इसका 1% निकाले तो 0.41 हो जाएगा, 0.41, तो कितना हो गया ये 11 और ये 29, यानी 71% भी 29.11 आया है, और हमें लाना है कितना 30, तो 71, यानी ये 0.6 से भी ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, कितना 2% यानी 73.17% होगा, 70.69% नहीं होगा।
ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है ब्रेक करके, और कैलकुलेशन इस तरीके से सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ जीरो जीरो बढ़ा रहे हैं 41 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप सीधे देख लो कि 41 30 जो है वो 41 का कितना परसेंट है। तो जब ऑप्शन 70 के आसपास दे रखे हैं तो आप पहले 70% निकालो। 70% निकालते ही आपके दो ऑप्शन कट गए, और 82% होगा नहीं, क्योंकि 10% ज्यादा जा रहा है। 10% बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 32% हो जाएगा, 30 से बहुत ऊपर निकल जाएगा। इस तरीके से सोचते हैं एग्जाम में। तो ये 73.17% होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये इंग्लिश में है। दिया गया बार ग्राफ वर्षों में एक कंपनी द्वारा बाइक के उत्पादन हजारों में दर्शाता है। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक है। तो पहले एवरेज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा एवरेज 30। ये पांच, इन पांच या जिस तरीके से नंबर होते हैं उनको इग्नोर कर दो। पहले कितना हो गया 30 और 50 80, और 70 150, और ये कितना हो गया 90 240 280, और ये 340, और ये 370। 370 और 5 375। 375 बटे कितनी कंपनियां हैं टोटल, 4 और 3 7 7, तो कितना हो जाएगा ये 5, और कितना 2 7 या 21, 53 पॉइंट समथिंग, 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो कितने वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक है, यानी कितने वर्षों में अधिक है। औसत हो गया 53 पॉइंट समथिंग, तो ये कम होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 1 वर्ष 2 वर्ष, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 3 वर्ष, यानी 3 वर्षों में अधिक है। ठीक है, अगला सवाल। अक्षय ने एक दुकान से कुल 180 रुपए की राशि में पेन और नोटबुक खरीदे। निम्नलिखित जानकारी से एक्स का मान बताना है। किसका, एक्स का मान बताना है। उसने जो टोटल 180 रुपए की राशि खर्च की, उसने नोटबुक खरीदी। नोटबुक का प्राइस, एक नोटबुक का प्राइस है कितना, एक नोटबुक का जो प्राइस है वो 20 रुपए है, और उसने 6 खरीदी थी क्वांटिटी में, तो नोटबुक पर उसने 120 रुपए खर्च कर दिए। ठीक, अब बचे कितने 60 रुपए। 60 बचे ना, 180 में से 120 खर्च कर दिए, 60। 60 रुपए में उसने पेन खरीदे थे। एक पेन की वैल्यू है 10 रुपए, तो उसने टोटल कितने पेन खरीदे होंगे, टोटल उसने 6 पेन खरीदे होंगे, यानी इस एक्स की जो वैल्यू हो गई वो 6 हो गई, यानी उसने टोटल 6 पेन खरीदे थे। ठीक है, दिख रहा है ना ये कलर, टोटल उसने 6 पेन खरीदे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और मेरे जो एफर्ट्स हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।